हेलो दोस्तों। तो फाइनली आज से स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स की तरफ बढ़ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे जीओसी, और इसके बाद यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरल चीज़ें यूज होती है वो हम यहाँ सीख लेंगे। देन आफ्टर दैट एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। तो आज से स्टार्ट करने वाले हम जीओसी यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी में पहला टॉपिक ले लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डोनर एबिलिटी। डोनर एबिलिटी डोनर एबिलिटी की बात करेंगे। तो डोनर एबिलिटी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एफएमओ क्या होता है। तो एफएमओ की बात कर लेते हैं। अगर मैं एफएमओ की बात करूँ, एफएमओ तो एफएमओ बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? जो एक रिएक्शन के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं। तो एफएमओ में हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आते हैं। द फर्स्ट इज होमो एंड सेकेंड इज ल्यूमो। यहाँ पर होमो मीन्स होता है हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ल्यूमो मीन्स होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो एफएमओ बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जो रिएक्शन, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जो रिएक्शन के टाइम में पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें वो जो है दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिवाइडेड है, होमो एंड ल्यूमो। तो होमो यहाँ पर मैंने क्या बताया, हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो बताया है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एमओडी लूँ तो हमें पता है एमओडी कैसे बनाते हैं हम। यहाँ पे दो हमारे हाइड्रोजन जो है एटम वो कंबाइंड होंगे और क्या बनाएंगे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। दूसरा बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये तो रही जनरल चीज़ें जो हमें पहले से मालूम होती है। तो यहाँ पर क्या रहता है कि दो हाइड्रोजन जब मिलेंगे तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बीएमओ और एबीएमओ दोनों का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो दोनों बीएमओ में आ जाएंगे और जो हमारा एबीएमओ है वो वेकेंट रहेगा। तो अब इसमें मैं अगर होमो और ल्यूमो की बात करूँ तो होमो मैंने क्या बताया, होमो हमने बताया हाइस्ट ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पर देखो ये जो होमो और ल्यूमो है ये बात करते हैं हम बेसिकली, हम किसके लिए बात करते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो एटम है और कौन सा मॉलिक्यूल बनाया है, H2। तो H2 मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल के लिए ये दोनों ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल H2 मॉलिक्यूल के हैं और यहाँ पर ये जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। तो H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड कौन है, ऑक्यूपाइड है BMO। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी होमो। क्यों? क्योंकि होमो है हाइस्ट ऑक्यूपाइड। यहाँ पर हाइस्ट ऑक्यूपाइड में यही आ रहा है क्योंकि यही ऑक्यूपाइड है, और जो दूसरा क्योंकि इसके पास दो ही ऑर्बिटल है, एक बीएमओ हो गया, दूसरा एबीएमओ हो गया। और बीएमओ और एबीएमओ में हमने ये देखना है कि ऑक्यूपाइड कौन है, ऑक्यूपाइड बीएमओ। यहाँ पर बीएमओ ही ऑक्यूपाइड है तो बीएमओ ही हमारा होमो रहने वाला है, यानी कि हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एबीएमओ की बात करूँ तो एबीएमओ यहाँ पर हमारा अनऑक्यूपाइड है। तो अगर मुझे ल्यूमो ढूंढना है तो ल्यूमो मेरा यही रहने वाला है। ल्यूमो क्या होगा, हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही हमारा ल्यूमो होगा। क्यों? क्योंकि ल्यूमो का मीन्स है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर जो हाइस्ट और लोवेस्ट टर्म है ये यूज़ हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। मतलब यहाँ पर देखो लोवेस्ट एनर्जी होनी चाहिए और अनऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो लोवेस्ट एनर्जी इसी की रहेगी, क्योंकि इससे नीचे इन दोनों में से अगर मैं इस और इस टर्म की बात करूं तो ये इसकी एनर्जी जो है कम रहेगी, लो एनर्जी। लेकिन लो एनर्जी के साथ हमने एक और चीज़ देखना है, अनऑक्यूपाइड। तो ये तो लो एनर्जी के साथ ऑक्यूपाइड है, तो ये हाइस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसलिए मैंने इसको कहा है। और ये जो है लो
एनर्जी तो इसकी है, लो एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में नहीं है, लेकिन इसके बाद अगर मैं अनऑक्यूपाइड की बात करूँ तो यहाँ पर लोवेस्ट यही है, तो ये हमारा अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। और क्योंकि इसकी एनर्जी अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे कम है तो ये हमारा ल्यूमो हो गया। तो यहाँ पर होमो और ल्यूमो क्या होते हैं ये बेसिकली समझ आया होगा, ठीक है। तो आगे अगर मैं बात करूँ एक रिएक्शन में ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन मेरे पास है NH3 जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, प्लस CH3I, इन दोनों की रिएक्शन होगी। तो हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर अटैक करता है, ये इस पर अटैक करता है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है NCH3NH3, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये निकल गया और इस आयोडीन को रिप्लेस कर दिया NH3 ने, NH3 ने इस आयोडीन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर होमो और ल्यूमो क्या काम कर रहे हैं वो मैं बेसिकली समझाना चाह रही हूँ। तो होता क्या है देखो, अगर मैं यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड है इसमें देखो, क्योंकि यहीं से बॉन्ड ब्रेक होने वाला है NH3 का, तो यहाँ पर अभी हमारे लिए मेन ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है वो ये CH3 ही बता पाएगा, क्योंकि NH3 तो सीधा आ रहा है और यहाँ पे कार्बन के साथ ऐड हो जा रहा है। इसका यहाँ पे काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कार्बन को। लेकिन यहाँ पर दो टाइप के बॉन्ड है, एक है CH बॉन्ड, दूसरा है CI बॉन्ड। क्यों सिर्फ CI बॉन्ड ब्रेक हुआ और आयोडीन को ही NH3 ने रिप्लेस किया, क्यों कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ? तो इसके लिए हम नॉर्मली एक रीज़न दे देते हैं कि जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड होता है वो स्टेबल होता है इन C और I बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो CI जो बॉन्ड होता है CH बॉन्ड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा, यानी कि कम स्टेबल होता है, और कम स्टेबल होता है तो वही बॉन्ड ब्रेक करेगा जो कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से निकल के आती है, तो इसको हम समझ सकते हैं इन द बेसिस ऑफ FMO, यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे समझेंगे, दोनों को पैरेलल समझेंगे हम। अगर एक साइड में बात कर लेती हूँ CH की, दूसरे साइड में CI की बात कर लेती हूँ, दोनों के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देखेंगे हम। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो CH है हमारा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा दूसरी तरफ कार्बन होगा, और हमें पता है MOD हम पढ़ के आते हैं, हमें पता है कि जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम ज़्यादा होगी तो कार्बन नीचे रहेगा और हाइड्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में ऊपर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल हो गया। और इसका MOD कैसे बनेगा, इसका MOD मैं इस तरीके से यहाँ पर बना लूँगी। जो हमारा CH3 का CH बॉन्ड है, और CH बॉन्ड में हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन डोनेट करता है, दूसरा हाइड्रोजन डोनेट करता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, ये हमारा हो गया होमो एंड ये हमारा हो गया ल्यूमो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को ये मिलती है जो हमें पहले से पता होती है, MOD में हम जो चीज़ पढ़े रहते हैं, बस मैं आपको रिमेंबर करवा रही हूँ कि यहाँ पर जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनकी जो होमो और ल्यूमो ना भी कहूँ तो BMO और ABMO का जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा होता है। एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, उसका एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा होमो और ल्यूमो के बीच में, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। और जो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, जिनका लगभग साइज सेम होता है। तो हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट साइज सेम होगा, किसके कंपैरिजन में, कार्बन और आयोडीन के, क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा होता है कार्बन छोटा होता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो लगभग इनका साइज सेम होगा। तो साइज सेम होगा क्या, क्योंकि साइज सेम है तो हमें पता है कि अगर साइज सेम रहते हैं तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती है वो अच्छे से होगी, और अच्छे से ओवरलैपिंग होगी तो स्टेबल बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी गैप ज़्यादा रहेगा,
ठीक है। अब दूसरी तरफ कार्बन और आयोडीन की बात करें तो हमें पता है आयोडीन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इसके कंपैरिजन में आई थिंक हाँ आयोडीन नीचे रहेगा, कार्बन हमारा ऊपर रहेगा। तो ये मैंने कार्बन का बना लिया है, ये आयोडीन का बना लिया है। और अगर मैं दोनों की बात करूँ, ये बड़ा बेकार बना रही हूँ, मेरी राइटिंग को इतना सीरियस मत लेना क्योंकि बेकार है पहले से ही। तो ये कार्बन का हो गया हमारा, ये आयोडीन का हो गया है। आयोडीन नीचे रहेगा, रीज़न ऑब्वियसली आपको मालूम है कि आयोडीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब हमें पता है यहाँ पर जो CI बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन कंट्रीब्यूट करने वाला है, एक आयोडीन का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हमारे आ जाएंगे BMO में, और ABMO यहाँ भी खाली रहने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, ये जो C और I है, C ये है तो I ये है, क्योंकि आयोडीन का साइज कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर साइज़ बड़ा होने की वजह से इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, ओवरलैपिंग डिक्रीज़ करेगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज़ करेगी तो जो इन दोनों के बीच का बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कम होगी तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, अब की बार ये एनर्जी डिफरेंस कम होगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा उसमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा रहेगा, और कार्बन हाइड्रोजन के केस में एनर्जी डिफरेंस कम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, वहाँ पे आप इजीली समझेंगे। तो एक ऐड कर लेती हूँ। आई थिंक 7th नंबर की चल रही है, चलो फिर एक ऐड कर लेते हैं यहाँ। तो क्या सीखा हमने, कार्बन और हाइड्रोजन का जो MOD होगा उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तरफ हमने कार्बन और आयोडीन का लिया, हमने यहाँ पर ये सीखा कि इनके केस में, कार्बन को आयोडीन को नीचे रख लेते हैं, इनके केस में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो कम होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पर BMO और ABMO के बीच में डिफरेंस ज़्यादा रहता है। देखो ये जो समझने की बात है ये MOD में पढ़ने वाली चीज़ें हैं, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये चीज़ें मैंने क्यों पढ़ाई हैं, तो इसका मतलब अब आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखो, अब ध्यान देना है, NH3 है, क्या है, NH3 है, NH3 के पास लोन पेयर है, इस लोन पेयर को डोनेट करना है इसने। जब आपने रिएक्शन देखी थी तो हमने क्या किया था, NH3 ने अपने लोन पेयर डोनेट किए थे और आयोडीन को रिप्लेस करके कार्बन के पास आ गया था। ठीक है, तो ये NH3 इलेक्ट्रॉन देगा। अब किसको इलेक्ट्रॉन देगा, 2 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े हमने, होमो एंड ल्यूमो। होमो के पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि होमो का तो मतलब ही है हाइस्ट ऑक्यूपाइड, और ल्यूमो के पास क्या होते हैं, ल्यूमो के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ल्यूमो वैकेंट होता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, होमो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ल्यूमो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसका लूमो ये है और इसका लूमो ये है। ठीक है, अब NH3 जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ल्यूमो, और वो ल्यूमो अच्छे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसकी जो ऑर्बिटल की एनर्जी है कम है। क्यों, क्योंकि ध्यान देना, मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नीचे रहते हैं। नीचे इसलिए रहते हैं क्योंकि नीचे पे हमारा पॉजिटिव साइन है, नीचे पॉजिटिव साइन मतलब न्यूक्लियस है, बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाद ये ऑर्बिटल है। ठीक है,
यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है कार्बन हाइड्रोजन के लिए, ये न्यूक्लियस है कार्बन आयोडीन के लिए, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के लिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए मैंने, और ये कार्बन हाइड्रोजन के लिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिए। अभी इन दोनों ऑर्बिटलों को और इन दोनों ऑर्बिटलों को समझा रही हूँ मैं, ठीक है। तो हमें पता है कि पहले वाला दोनों का फिल है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, देखो NH3 देगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास आना पसंद करेंगे या इसके पास आना पसंद करेंगे, ये उसके पास जाना पसंद करेंगे जो न्यूक्लियस के क्या होगा, नज़दीक होगा। तो अच्छा ल्यूमो वो होगा जिसकी एनर्जी कम होगी। और होमो की बात करेंगे तो होमो में हमें देना है, तो होमो कब अच्छे से देगा, जब पॉजिटिव, देखो उसका जो यहाँ पे ध्यान देना, होमो ने देना है इलेक्ट्रॉन, तो होमो ने इलेक्ट्रॉन देना है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ यानी कि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम होगा, तभी होमो देगा। तो देने वाले की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, देने वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी तो ईजिली लेगा, लेकिन लेने वाले की एनर्जी कम होनी चाहिए, क्योंकि कम एनर्जी होगी तो न्यूक्लियस के पास में होगा, न्यूक्लियस के पास में होगा तो न्यूक्लियस ईजिली उन इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो NH3 के इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो जो NH3 के इलेक्ट्रॉन है वो CH3 के कार्बन और हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। कहाँ आएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में। क्यों आएंगे भाई, पहले ही समझा दिया है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है, ये एनर्जी डिफरेंस कम है तो इसकी एनर्जी के कंपैरिजन में कम है, और जिसकी ल्यूमो की एनर्जी कम होगी वही ल्यूमो एक्सेप्ट करेगा, वही ल्यूमो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और NH3 दे रहे हैं तो ये ल्यूमो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये NH3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और ये NH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और Ci वाला ल्यूमो एक्सेप्ट करेगा। अब हमें पता है जैसे ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO के इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देता है और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्योंकि अगर आपने MOT पढ़ा होगा तो MOT क्या कहता है, MOT कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर होगा BMO माइनस ABMO अपॉन 2। तो अगर BMO और ABMO के यहाँ पर देखो सेम हो गए हैं, 2 - 2, BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ABMO में 2 अपॉन 2, यानी कि 2 - 2 0। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या रह जाएगा, 0। इस कहने का मतलब है इसने इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया है। जैसे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जहाँ पर साइज कम होगा तो ओवरलैपिंग कम होगी, ओवरलैपिंग कम होगा तो जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसके BMO और ABMO के बीच एनर्जी कम होगी, BMO ABMO के बीच एनर्जी कम होगी तो ABMO ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और अगर ईजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने वाला है। तो यही रीज़न होता है कि जो NH3 है वो CH बॉन्ड को ब्रेक ना करके Ci बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो ये चीज़ें इसलिए समझनी ज़रूरी थी कि कैसे हम MOT के थ्रू रिएक्शंस को समझें, ठीक है। अब यहाँ पर इसका रोल इसलिए भी होता है, डोनर एबिलिटी में हम यही देखेंगे कि कौन अच्छे से देगा, कौन अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। जो अच्छे से देगा कौन, जिसकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देने वाला कौन, MOD की बात करें तो देने वाला कौन है, देने वाला है हमारा होमो। तो होमो की एनर्जी क्या रहनी चाहिए, होमो की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डोनर एबिलिटी में हम क्या पढ़ेंगे, डोनर एबिलिटी में वो ये पढ़ेंगे कि वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा। डोनर मीन्स देना है, इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो ही डोनर एटम अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा या डोनर मॉलिक्यूल अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा जिसका होमो की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो आगे हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को समझे तो हम MOT में कैसे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा जो बॉन्ड BMO बनता है, सिग्मा बनता है, फिर हमारा पाई बनता है,
देन हमारे पास हम एक नॉन बॉन्डिंग ले लेते हैं, फिर पाई स्टार आता है, फिर सिग्मा स्टार आता है। ये चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं, पाई एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, हमने यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा होमो होगा वो इसकी एनर्जी क्या रहती है, ज़्यादा है रहती है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। अगर मेरा देखो, अगर मेरे पास ये दोनों इस तरीके से फील्ड बीएमओ है तो यहाँ पे हमारा जो होमो होगा ये हमारा होमो होगा। ठीक है, ये हमारा होमो क्यों होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी है हाईएस्ट। हाईएस्ट किसके कंपैरिजन में, ये हमारा लोवेस्ट हो गया, ये हाईएस्ट हो गया फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ल्यूमो की बात करूँगी तो ये अगर हमारा खाली है तो ये ल्यूमो होगा, और ये अगर खाली नहीं है तो ये लूमो हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि जो नॉन बॉन्डिंग या हम पी ऑर्बिटल से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा वेकेंट है या नहीं। तो अब यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि जो होमो है इसकी एनर्जी क्या रहती है। इसकी एनर्जी हाई होगी, हमें पता है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है। तो हमें पता है कि होमो की एनर्जी क्या रहती है, हाई एनर्जी रहती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स पे उसके न्यूक्लियस का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो जो है ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे गुड डोनेशन होगा। ठीक है, अब ल्यूमो की बात करें तो ल्यूमो क्या है, ल्यूमो है, इसको ल्यूमो मानो अगर ये फील्ड है तो, अगर ये मैंने मान लिया अभी एब्सेंट है तो ये हमारा ल्यूमो होगा। ठीक है, और ये ल्यूमो होगा तो ल्यूमो का क्या होना चाहिए, ल्यूमो की एनर्जी लो होनी चाहिए। देखो ये भी अनऑक्यूपाइड था, ये भी अनऑक्यूपाइड, लेकिन ल्यूमो किसको कंसिडर किया है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड को। ठीक है, तो ल्यूमो का मतलब ही है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, तो ये हमारा लूमो है। और ल्यूमो का मतलब है, हाँ जी, ल्यूमो का मतलब है लो एनर्जी। लो एनर्जी में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, लो एनर्जी में अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लो एनर्जी है, तो लो एनर्जी मतलब जो प्रोटॉन है उसके पास में, प्रोटॉन के पास में मतलब गुड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट अच्छे से करेगा ना, अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी एक्सेप्टेंस की जो एबिलिटी है वो अच्छी है, गुड एक्सेप्टेंस, समझ लेना क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हमारा गुड एक्सेप्टेंस है ल्यूमो। कहने का मतलब है होमो की हाई एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इजीली डोनेट कर ले, ल्यूमो की लोवेस्ट एनर्जी होती है तो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बातें यही थी जो मैं बता चुकी हूँ। अब अगर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसी में देख लेते हैं हम थोड़ा सा, चलो बना ही लेती हूँ दूसरा। ये हमारा इस तरीके से मैं एक मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, CO कीटोन ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है उसके लिए मैं बना रही हूँ, CO वाले पार्ट के लिए हम बना रहे हैं MOD। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है और पाई बॉन्ड भी बना हुआ है तो ये दोनों फील्ड होंगे। ठीक है, अब ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉन बॉन्डिंग है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई स्टार है, और ये है सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो जब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन्स लवर, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, या ये लोन पेयर इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो वो हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। हमें पता है देने वाला कौन है, देगा हमारा होमो, हमारा कौन देगा, होमो हमारे इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर होमो ये है, होमो नॉन बॉन्डिंग है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा, और ये जो बॉन्ड है, ये जो रिएक्शन है आगे इस तरीके से प्रोसीड होगी, इलेक्ट्रोफाइल और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे दो बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ से हमें इजीली समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट आखिर करेगा कौन। यहाँ पर जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है भाई, ज़्यादा एनर्जी वाला ही इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ
इसको चलो साफ कर लेते हैं। मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया इस तरीके से, एल्कीन ले लिया। अब एल्कीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एल्कीन के पास तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, एल्कीन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देगा तो कहाँ से देगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो देगा, अपने अपने पाई इलेक्ट्रॉन ही तो देगा। देखो अब की बार होमो कौन है, पाई इलेक्ट्रॉन ही तो होमो है, इसका मतलब अब की बार इलेक्ट्रॉन यहीं से जाने वाले हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के पास, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास पहुँच गए तो ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, बचा क्या, कार्बन और कार्बन का के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड बच गया है जो कि ये सिग्मा है। पाई का क्यों नहीं रहा, क्योंकि दे दिए हैं, बस नहीं है अपने पास अब। तो कार्बन और कार्बन के पास ये सिंगल बॉन्ड सिर्फ रह गया है, और दोनों मिलकर किसके साथ अटैच हो गए हैं, दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो चुके हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब इससे आप इजीली समझ पाएंगे कि होमो और ल्यूमो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एक रिएक्शन को प्रोसीड करने में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक था वो हमने समझ लिया है, अब आगे पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो नॉर्मल चीज़ें थी जो आपको आनी चाहिए वो अब आपको आने लग गई हैं, तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा डोनर एबिलिटी। अब वही चीज़ें बार बार नहीं समझाई जाएंगी, बिल्कुल ध्यान रखना अपना दिमाग में जो जो चीज़ें हम पढ़ के आ गए हैं। ठीक है, तो डोनर एबिलिटी पढ़ लेते हैं। डोनर एबिलिटी में सबसे पहले ये ध्यान देना है हमने कि जिसकी, क्योंकि डोनर में देने की बात आएगी, तो देने कौन सा देगा, जिसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा रहेगी, वहीं से इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे जहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लेती हूँ, अगर मेरे पास s ऑर्बिटल है एंड p ऑर्बिटल, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन देगा कैसे समझेंगे हम, ये हमारी डोनर एबिलिटी है s और p की। तो अगर मैं एक एटम को रिप्रेजेंट करूँ तो नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर हमारा इस तरीके से बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आता है सिर्फ S, ठीक है, उसके बाद PDS, उसके बाद SP SPD SPD इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आता है S, फिर PD आगे तुम रख सकते हो। कहने का मतलब है जो S है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। ठीक है, S अगर न्यूक्लियस के सबसे पास है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो S के पास इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस पे उन पर न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। क्या कहना चाह रही हूँ ध्यान से देखना, S क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है तो न्यूक्लियस का इस पर तगड़ा कंट्रोल है, अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है, बिल्कुल पकड़े हुआ है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। P का भी एक बारी के लिए मैं मान लूँ कि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि न्यूक्लियस ने पकड़ा है, लेकिन अगर हम कंपेयर ही S और P को कर रहे हैं तो वो P दे देगा। अगर इन दोनों में एक को चुनना है तो न्यूक्लियस के पास कौन है, S, तो न्यूक्लियस S के रखेगा, P के छोड़ देगा। तो अगर S और P के बीच डोनर एबिलिटी की बात की जाए तो P इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि P की जो एनर्जी होती है S के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है। तो इसका रीज़न हम कह सकते हैं कि जो S है वो क्या रहता है, S न्यूक्लियस के क्लोज रहता है, क्लोज ऑफ न्यूक्लियस, क्लोज ऑफ प्रोटॉन्स कह दो, और क्लोज टू प्रोटॉन लिख देती हूँ। हाँ, प्रोटॉन के क्लोज होता है। और p ऑर्बिटल्स की बात करें तो p क्या होता है, अवे फ्रॉम प्रोटॉन, किसके कंपैरिजन में, s ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो s और p की बात आएगी तो हमेशा ध्यान रखना p इजीली दे देगा, s नहीं देगा। अब इसके बेसिस पे एक और चीज़ सीख सकते हैं हम, इसके बेसिस पे हमें पता है कि S कम देगा, तो जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होगा उतना डोनर एबिलिटी कम होगी। तो अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ यहाँ, यानी कि कहीं पर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में कौन देगा कौन नहीं देगा। तो एक तो हमने ले लिया P और S, देन मैंने ले लिया SP, SP2, SP3,
और P। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डोनर एबिलिटी चेक करनी है। हमें पता है कि S की डोनर एबिलिटी P से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका मतलब S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा डोनर एबिलिटी, S कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा डोनर एबिलिटी उतनी कम होगी, और P कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा डोनर एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर डोनर एबिलिटी का यहाँ पर डोनर एबिलिटी का ऑर्डर देखूँ तो P कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि प्योर P है, तो इसकी डोनर एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और इन तीनों में से P कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 3 P है, यहाँ 2 P है, यहाँ पे 1 P है। इसका मतलब 3 P की ऑफ कोर्स P कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी SP2 के कंपैरिजन में। SP2 की SP से ज़्यादा होगी, और क्योंकि यहाँ तो ये प्योर S है तो इसका मतलब इसकी डोनर एबिलिटी सबसे कम है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो इस तरीके से हमारा डोनर एबिलिटी का रहेगा सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना बिल्कुल। सबसे ज़्यादा P देगा, फिर SP3 देगा, फिर SP2 देगा, फिर SP देगा, देन S देगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तुम लोग क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि एक एक चीज़ें शायद लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो क्वेश्चंस बनाओ और यहाँ इन चीज़ों को पढ़ते रहो और क्वेश्चन पर इन चीज़ों को अप्लाई करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्योंकि S जो है न्यूक्लियस के पास में होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। जो न्यूक्लियस के जितने पास है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर जो डोनर एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या सीखा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ आता है कि अगर किसी भी एटम की बात करें या मॉलिक्यूल की बात करें, उसमें जो डोनर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो उसका जो डोनर एबिलिटी होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी डोनर एबिलिटी हमेशा कम रहेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली चीज़ तो सीख ली। अब हमें एक चीज़ पता होती है, अगर मैं बात करूँ SP2 और SP3 में बॉन्ड एंगल की, तो हाँ SP2 और SP3 में जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो हमें पता है किसका ज़्यादा होता है, SP का ज़्यादा होता है, देन SP2, देन SP3। अगर बात करें तो कितना होता है, 180 SP के केस में होता है, 120 SP2 के केस में होता है, और SP3 के केस में 109 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉन्ड एंगल है। यहाँ से हमें बॉन्ड एंगल का S कैरेक्टर के साथ कौन सा रिलेशन समझ आ रहा है कि S कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। देखो ये जो चीज़ें हैं सीखने वाली हैं, ये हमें हेल्प करती है क्वेश्चन में अप्रोच करने में। तो S कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और अगर P कैरेक्टर ज़्यादा होगा, P कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या सीखा, S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और हमें पता है S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डोनर एबिलिटी कम होगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक काम करते हैं, साथ में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो कन्फ्यूजन है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने रखा है नाइट्रोजन, ये मैंने बना दिया 5 मेंबर रिंग, और दूसरा मैंने बना दिया है 4 मेंबर रिंग। इसके पास है हमारे यहाँ पे लोन पेयर, इसके पास भी हमारे लोन पेयर है, और क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड के साथ हम दोनों का हाइड्रोजन लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा, सेम बना लेती हूँ मैं, एक 5 मेंबर रिंग बना लेती हूँ और एक 4 मेंबर रिंग बना लेती हूँ। अब की बार जो बॉन्ड है डोनेट करने वाला इस तरीके से बाहर की तरफ है, इस तरीके से। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, देखो इस अगर इन दोनों ही क्वेश्चन में मैंने डोनर एबिलिटी पूछ ली, मैंने पूछ लिया कि कौन सा डोनेट करेगा, कौन सा इजीली डोनेट करेगा। तो यहाँ पे डोनेट कौन कर रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर को हम देख लेंगे। इनको मैं नाम दे देती हूँ A B C एंड D। ये एक अलग केस है, ये अलग केस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोन पेयर और इसके बीच बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर हमने डोनेट करना है तो लोन पेयर का ही देखना है हमने कि लोन पेयर कितना दूर है। तो यहाँ पर मैं अगर बॉन्ड एंगल की बात करूँ, अगर मैं इधर बॉन्ड एंगल की बात करती हूँ, बॉन्ड एंगल ने देख लेंगे दोनों का। तो अगर अंदर के बॉन्ड एंगल की बात करें, अंदर का बॉन्ड एंगल देखोगे तो ए का बॉन्ड एंगल बी से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब अंदर ए का बी से ज़्यादा है तो बाहर का ऑब्वियसली बी का ए से ज़्यादा होगा, क्योंकि टोटल तो 360 रहता है सबका। तो किसी का अंदर ज़्यादा है तो दूसरे का बाहर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो बाहर का बॉन्ड एंगल है वो किसका रहेगा, बी का ए से ज़्यादा। बाहर का बॉन्ड एंगल क्या होगा, बी का रहने वाला है ए से ज़्यादा, ठीक है। अब एस कैरेक्टर देख लेंगे। एस कैरेक्टर की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर सेम तरीके से वेरी करते हैं, इसका मतलब एस कैरेक्टर भी बी का ए से ज़्यादा होगा। और डोनर एबिलिटी हमें पता है, एस कैरेक्टर हाई मींस डोनर एबिलिटी लो, यानी कि डोनर एबिलिटी ए की ज़्यादा होगी बी से, यानी कि ए का लोन पेयर अच्छे से डोनेट होगा बी के लोन पेयर के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी सेम केस है भाई, यहाँ पे भी सेम केस है। देखो यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो बॉन्ड एंगल अंदर का डी का ज़्यादा होगा सी से। तो बाहर का बॉन्ड एंगल देख लेंगे, बाहर का ये जो है ये डोनेट करने वाला है तो बाहर का देख लेंगे, बाहर का क्या होने वाला है, बाहर के बॉन्ड एंगल को आप देखेंगे तो अंदर का डी का ज़्यादा है तो बाहर का सी का ज़्यादा होगा, सॉरी अंदर का सी का ज़्यादा है तो बाहर बॉन्ड एंगल डी का ज़्यादा होगा, तो डी का बॉन्ड एंगल सी से ज़्यादा होगा। एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो डी का सी से ज़्यादा होगा। और डोनर एबिलिटी की बात की जाए तो एस कैरेक्टर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सी की डी से ज़्यादा होगी, यानी कि बाहर की तरफ अगर जो बॉन्ड एंगल है वो कम रहता है तो डोनर एबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये इजीली डोनेट करेगा दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ यहाँ पर हमने मेन चीज़ ये सीखी है, बॉन्ड एंगल के बेसिस पे डोनर एबिलिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमने डोनर एबिलिटी के लिए 3-4 केस सीख ले हैं। फर्स्ट तो हमारा जो एस है वो पी से ज़्यादा, देखो क्या क्या चीज़ें सीखी है। एस हमारा पी से, डोनर एबिलिटी की बात करें तो पी की डोनर एबिलिटी एस से ज़्यादा होती है। और हाइब्रिडाइजेशन में बात करें तो sp3 की डोनर एबिलिटी sp2 से ज़्यादा होगी, फिर sp की होगी। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल जो है एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी हमें एस का आगे रिलेशन पता है कि एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, लिख भी देती हूँ, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो डोनर एबिलिटी कम होगी, ठीक है। और एक और चीज़ सीखी है हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोनर एबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो डोनर एबिलिटी कम होगी, ठीक है। अब आगे एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उसके थ्रू समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है, आप देखेंगे इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पहले हाइब्रिडाइजेशन देख लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देख लेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन तेज़ी से देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारा sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। और ऑक्सीजन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 होगा, ठीक है। अब
इसके बेसिस पे तो sp3 ने ज़्यादा देना चाहिए, इसका मतलब ये इजीली डोनेट करेगा इसके कंपैरिजन में, इसको करना चाहिए, इसको नहीं, जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ अप्लाई होती है, वो क्या होती है कि ये जो लोन पेयर होते हैं ये नाइट्रोजन के पास होते ही नहीं है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पे समझने की ट्राई करना कि ये जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास रहते ही नहीं है। नाइट्रोजन के पास कैसे नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन ये वाले बॉन्ड अपनी साइड को ईजिली ट्रैप कर लेता है। और ये जो लोन पेयर है जैसे ही पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी देखता है खुद वहाँ पे चले जाता है, यानी कि नाइट्रोजन जैसे कार्बन के साथ देखता है कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ पे बनता है ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने बॉन्ड अपनी साइड खींच रखे हैं। ये कार्बन हो गया, ये हमारा R हो गया, और ये जो NH3 है अब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, और इसने अपना एक लोन पेयर जो है कार्बन को दे दिया है, तो खुद इसके पास कमी हो गई है, ठीक है। तो ये बेसिकली इन दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि ये जो लोन पेयर है इससे इजीली डोनेट हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो हर बारी नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट नहीं होंगे, वो एक तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ज़्यादा डोनेशन की ज़्यादा कैपेबिलिटी है वो है ऑक्सीजन वाले लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ सीखी है, क्या सीखा है, जो अभी तक हमने सीखा था वो तभी अप्लाई होगा जब जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा। कहने का मतलब है अगर लोन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन पे, लोन पेयर के एडजेसेंट मतलब बगल में, अगर लोन पेयर के एडजेसेंट पोजीशन पे, हमेशा ध्यान रखना जो हमारा लोन पेयर है उसका जो एडजेसेंट पोजीशन होगा उस एडजेसेंट पोजीशन पर अगर क्या है, या तो पाई स्टार प्रेजेंट है, पाई स्टार कब प्रेजेंट होगा, जब पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा तो पाई स्टार पक्का होगा, ठीक है। या कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, जैसे कि वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट d ऑर्बिटल, इस तरीके से होते हैं, ये अगर प्रेजेंट होंगे तो जो लोन पेयर है वो हमेशा हमेशा इनके साथ क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा। इसका मतलब अवेलेबल नहीं रहेगा, नॉट अवेलेबल। किसके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा? नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको और पता होने चाहिए, जैसे बॉन्ड एनर्जी या BDE लिख देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है आपकी, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का बेसिकली मतलब है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना कि जो एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी डोनर एबिलिटी के केस में, ठीक है। और यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो देख लेंगे। अगर कोई लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, लोन पेयर हम क्या कर रहे हैं, लोन पेयर डोनेशन के लिए हमें क्या देखना है, लोन पेयर डोनेशन की बात करेंगे तो लोन पेयर डोनेशन के लिए आपको देखना है सबसे पहले, क्योंकि डोनर एबिलिटी हमने देख ली है, तो जैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या आना चाहिए, हम ये पूरी चीज़ें तो एक एक करके हम अपने दिमाग में लेंगे नहीं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो हमने किस क्रम में देखना है ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लो। तो फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी भी डोनर एबिलिटी देखनी है सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सेकंड चेक करना,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है लोकलाइज्ड है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड है। लोकलाइजेशन देखना है, लोकलाइजेशन देखना है, लोकलाइजेशन देखना है का क्या मतलब है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है या डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड होंगे तो डोनर एबिलिटी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, डीलोकलाइज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन। थर्ड नंबर में आपने देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो आपको पता है कि जो डोनर एबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, डीलोकलाइजेशन का ध्यान रखना है। डीलोकलाइजेशन डोनर एबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको पता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो जो डोनर एबिलिटी है वो कम रहने वाली है। और डोनर एबिलिटी के लिए जो लोन पेयर है, अगर नॉन बॉन्डिंग में है और पाई में इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा में है, तो हमें पता है नॉन बॉन्डिंग से देंगे, फिर पाई से देंगे, फिर सिग्मा से देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से देने हैं, हाईएस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से देने हैं, ठीक है। तो डोनर एबिलिटी में यही चीज़ें सीखनी थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद एरोमेटिसिटी देख लेंगे, ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, फिर उसके बाद आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।